इस्पात इंडस्ट्री जो है वो जो मिश्रित धातु मिलाते थे, जिंक, क्या बोलते हैं उसको, निकेल, तांबा, ये सब चीजें, ये उसकी कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता, इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए मिलाई जाती है। ठीक है। इस्पात उद्योग आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने होते हैं। लगभग सारी वस्तुएं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। ठीक है। या तो वो होते हैं जिनमें ये होती है धातु, और या फिर वो धातु, वो सब चीजें होती है जिनको इन धातुओं से बनाया गया है। जैसे पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो, अधिकांश इस्पात से बने होते हैं। ठीक है। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन, सुई, इन सब का उपयोग आप करते हैं वो इस्पात से बनी है। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से भेदित किए जाते हैं। तेल कूप होते हैं, तेल के कुएं होते हैं, वो इस्पात से बने जो मशीनें होती हैं उसी से भेदित किया जाता है। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। ठीक है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र जो होते हैं वो प्राय इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा जो होता है इसमें स्टील का इस्तेमाल करते हो। 1800 ईस्वी से पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से मिलता था। मैंने कहा ना, इस्पात उद्योग ज्यादातर वहां है, बड़े बड़े उद्योग वहां लग गए थे पहले ही, जहाँ पे कच्चा माल यानी कोयला और लोहा अयस्क आसानी से मिलता था, विद्युत आपूर्ति हो सकती थी और जल आसानी से मिलता था। बाद में ये उद्योग की आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्रों के समीप हो गई, नहरों और रेलवे के निकट थी। बाद में ये स्थिति कोयला क्षेत्रों के समीप, नहरों और रेलवे के पास हो गई। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग जो है समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुआ। ठीक है। पहले 3 फेजों में इस्पात इंडस्ट्री लोकेशन आप देख सकते हो। तो फेज 1 में था, फेज 2 में हो गया, ठीक है, और फेज 3 में हो गया। फेज 1 में वहां था जहां पे लौह अयस्क की ज्यादा मात्रा आराम से मिलता था। लौह अयस्क प्लस जल, पानी प्लस ऊर्जा, विद्युत। फेज 2 में वहां पहुंच गए इस्पात उद्योग, जहां वहां लगने लग गए जहां पे कोयला ज्यादा मिलता था। ठीक है। कोयला, नहर, ये सब चीजें ज्यादा थी वहां पे। फेज 3 में क्या परिवर्तन आया कि अब जो था, अरे बार बार कुछ म्यूट अनम्यूट, सॉरी। ठीक है। फेज 3 में कहाँ पे आया इस्पात उद्योग, कहाँ लगने शुरू हुए, जो पतन थे, पतन मतलब पोर्ट, समुद्री पतन। क्यों? यहाँ से व्यापार आसानी से हो सकता था। ठीक है ना, इसको बाहर देशों में भेजा जा सकता था। जैसे आपको इंडिया में अगर इस्पात का इंडस्ट्री है, आपको स्टील बाहर विदेशों में भेजना है, तो आप ऐसी जगह इस्पात इंडस्ट्री लगाओगे जहाँ पे जो पोर्ट सिटी है, जो बंदरगाह सिटी है, जैसे विशाखापत्तनम हो गया, ये बंदरगाह सिटी है, तो वहां लगाओगे। ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। जैसे कि अगर भारत में लौह अयस्क उतना नहीं होगा जितना कि उसकी जरूरत होगी भारत में स्टील बनाने की, तो बाहर से लौह अयस्क का आयात भी करना है, प्लस आपको बाहर निर्यात भी करना है प्रोडक्ट जो आपको बनाया है स्टील को। तो इसलिए ज्यादातर जो अब बनने लगे 1950 के बाद लौह इस्पात उद्योग कहाँ बसने लगे, जो समुद्र पतन के निकट। ठीक है। भारत में लौह इस्पात, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक और परिवहन बाजार। भारत में लौह इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। इन सब चीजों का लाभ लेते विकसित हुआ है। इसलिए इस्पात उत्पादक केंद्र ज्यादातर कहाँ है, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, एक ही प्रदेश में है, झारखंड में। ठीक है। ये सब झारखंड में है। झारखंड में भिलाई तो झारखंड में नहीं है, दुर्गापुर भी नहीं है, किस हिसाब से लिखा हुआ है? भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है, जो 4 राज्यों में फैले हुए हैं। एक ही प्रदेश में स्थित है लेकिन जो 4 राज्यों में फैले हैं, वो 4 राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में और सलेम तमिलनाडु में महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो आप इस्पात के जो केंद्र हैं याद कर सकते हैं, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो।
इनका एक ही बेल्ट है पूरा, ठीक है। ये 4 राज्यों में फैले हुए हैं। 4 राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद आपका और दूसरे जो कौन से हैं? कर्नाटक में भद्रावती और विजयनगर है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है और तमिलनाडु में सलेम है, ठीक है। जैसे पहला है जमशेदपुर का। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। ये निजी स्वामित्व में था, पहले ये प्राइवेट था, ठीक है। ये पहले प्राइवेट था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया और इसका क्या कर दिया? इसको सरकारी बना दिया, ठीक है। अपने हाथ में ले लिया और बहुत से लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप, झारखंड में दो जो मेन नदियां हैं जिससे पानी इसमें लिया जाता है, वह स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्ची में सन 1907 में, अब 1947 से बहुत पहले, सन 1907 में टिस्को की शुरुआत हुई थी, ठीक है। जगह का नाम था साक्ची, दो नदियां थी, स्वर्ण रेखा और खरकई, दोनों का संगम होता था वहां पे। बाद में साक्ची का नाम भी बदल दिया गया, उसको जिसने बनाया था, जिसका मालिक था जमशेदपुर टाटा, उसके नाम पे रख दिया गया इसको नाम, ठीक है। जमशेदपुर, जमशेद नाम था, जमशेदपुर हो गया वो, ठीक है। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लौह इस्पात केंद्र के रूप में सार्वजनिक सुविधाजनक स्थान पर है, ठीक है। सबसे अगर भौगोलिक रूप में देखें तो जमशेदपुर ऐसी जगह पे है जहाँ पे इसको सभी चीजें आराम से मिल जाती हैं, सुविधाजनक स्थान पे है। 1907 में बना था टिस्को। 1947 के बाद सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था इसका कार्यक्रम। और ये दो जब बना था तो यहाँ अभी भी यहाँ पे दो नदियां हैं, खरकई और कौन सी? स्वर्ण रेखा, ठीक है। खरकई और स्वर्ण रेखा के पास है जमशेदपुर, जगह का नाम तो पहले नाम था इसका साक्ची, ठीक है। अब देखिए आपको नीचे मैप में तो बना के दे दिया गया है, ये रहा आपका, यहाँ पे टाटा इस्पात कार्य ये है, ठीक है। आपका ये स्वर्ण रेखा नदी है, ये वाली स्वर्ण रेखा नदी, और ये है खरकई नदी, ठीक है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे रेलवे लाइन भी है, टाटा नगर रेलवे स्टेशन बनाया गया। ये आपका झारखंड में जमशेदपुर में है। पहले इसका नाम क्या था? साक्ची नाम था। साक्ची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। जैसे मान लीजिए टाटा, जो जमशेदपुर टाटा थे वो तो महाराष्ट्र से थे, तो झारखंड स्पेशली एक इंडस्ट्री लगाने क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे जो लोकेशन थी झारखंड की, वो उसके लिए बहुत लाभदायक थी, ठीक है। बंगाल नागपुर रेल मार्ग, यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, ठीक है। यहाँ पे देखिए कच्चा माल भी मिल रहा है यहाँ पे, और इसके पास जो कोलकाता है वो पास में था। और उस टाइम कोलकाता जो था सबसे डेवलप्ड सिटी थी एक तरह से। उस समय कोलकाता जो थी वो सबसे, लंदन से ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी थी कोलकाता। उस समय लंदन से ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी थी कोलकाता एक तरह से, क्योंकि व्यापार यहीं से सारा होता था, यही एक बंदरगाह से व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। जो अंग्रेज यहाँ से व्यापार बहुत ज़्यादा करते थे, तो बहुत ज़्यादा डेवलप था ये, ठीक है। तो बाजार अगर उनको बाहर भेजना है तो कोलकाता भेजो, फिर बाहर भेजो, तो बाजार एकदम पास में आ गया था उनके, ठीक है। प्लस कच्चा माल भी पास में था, लोह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेप, जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला, इसको कोयला कहाँ से मिलता था? झरिया से। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क मिलता था। और चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था, यही छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज मिलता था। नदियां कौन पानी के लिए क्या था? खरकई और स्वर्ण रेखा नदियां थी जो प्राप्त जल दे देती थी उसको। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी भी उपलब्ध हो गई थी। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। जमशेदपुर में ही पहले टिस्को लगा, टिस्को के साथ साथ उससे जो प्रभावित जो दूसरे उद्योग थे वो लगने शुरू हो गए, जैसे कि रसायन उद्योग, इंजन के पुर्जों का उद्योग, कृषि उपकरण का उद्योग, मशीनों का उद्योग, टीन की चद्दरें, केबल, तार का उत्पादन, ये सब होने लगा उससे।
तो जमशेदपुर एक तरह से इंडस्ट्रियल सिटी बन गया, औद्योगिक नगर बन गया। ठीक है, औद्योगिक नगर क्या होता है, जहाँ पे एक मेजर इंडस्ट्री उद्योग होता है और उससे जुड़े कई उद्योग और होते हैं जो एक दूसरे को लाभ देते हैं। ठीक है, भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकसित विकास में त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत संरचना के लिए लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। उसके बाद भारतीय लौह इस्पात उद्योग में वृहत समकालित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ भारतीय लौह इस्पात उद्योग में वृहत बड़े बड़े समकालिक इस्पात संयंत्रों के साथ साथ कुछ लघु इस्पात उद्योग भी शामिल है। ठीक है, जिसमें कि रोलिंग मिल और सहायक उद्योग है। जैसे कि अब देखिए, जो फेज 3 में जो था वो कहा गया कि अभी फेज 4 चल रहा है, फेज 3 खत्म हो चुका है एक तरह से। जैसे फेज 3 में लौह इस्पात उद्योग कहाँ लगाए जाने लगे, समुद्री पतन पर, समुद्री पतन के निकट। ठीक है, समुद्री पतन, ठीक है, समुद्री पतन के निकट। अभी एक तरह से फेज 4 शुरू हो गया है। फेज 4 में क्या हो गया है कि अब लौह इस्पात उद्योग ऐसी जगह लगाए जा रहे हैं जहां से कचरा बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, लोहे वाला कचरा जो होता है ना, कचरा, अब इस्पात को कचरे से, जैसे जो लोहा हम यूज करके फेंक देते हैं, जो भी हम स्टील का सामान, लोहे का सामान यूज करके फेंक देते हैं, उस सबको इकट्ठा किया जाता है और सबको फिर पिघलाया जाता है, उसमें से फिर इस्पात, स्टील निकाला जाता है, इस्पात निकाला जाता है। ठीक है, ये उद्योग कहाँ ज्यादा स्थापित हो रहा है, अब देखेंगे तो आपको लोकेशन कौन सी दिखेगी, फरीदाबाद, ठीक है, गाजियाबाद, जैसे दिल्ली के आसपास, दिल्ली से थोड़े से दूर क्षेत्रों में, जो हम इस जगह के इस्पात का प्रयोग जो होता है डोमेस्टिक यानी घरेलू इंडस्ट्रीज कर लेती है। ठीक है, समुद्री पतन पे इसलिए लगाया था कि बाहर से कच्चा माल आ जाए आराम से, और यहाँ से जब बाहर एक्सपोर्ट करना हो, हमको बाहर भेजना हो, निर्यात करना हो, तो भी आराम से निर्यात हो जाए। लेकिन क्योंकि हमारा भारत जो बहुत बड़ा देश है, और यहाँ घरेलू मांग ही बहुत ज्यादा है, खुद घरेलू मांग इतनी ज्यादा है कि अंदर की इंडस्ट्रीज पूरा नहीं कर पाती। तो क्या कर रहे हैं कुछ बड़े बड़े, जैसे टाटा हो गया, कुछ बड़े बड़े स्टील इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे हैं, अब स्टील इंडस्ट्रीज को ऐसी जगह लगा रहे हैं जहाँ पे शहरीकरण ज्यादा बढ़ने लग गया है। जैसे दिल्ली के आसपास के इलाकों में, दिल्ली में नहीं लगा सकते, दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से नहीं लगा सकते, एनवायरमेंट के उसकी वजह से, लेकिन दिल्ली के आसपास इलाकों में अभी स्टील इंडस्ट्री लग रही है जो कचरे से स्टील बनाती है। ठीक है, जो कचरे से स्टील बनाती है। चेन्नई के आसपास लग रहा है, बेंगलोर के आसपास लग रहा है स्टील इंडस्ट्री। ऐसी ऐसी जगह स्टील इंडस्ट्री लग रही है जो घरेलू डिमांड को पूरा करेगी कचरे से स्टील बना के। तो ये फेज 4 स्टार्ट हो गया एक तरह से। अब इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन फेज 4 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, याद कर लेना इसको, कचड़े से भी बनता है। पिट्सबर्ग, ये अभी तो हमने भारत का पढ़ा था लौह इस्पात उद्योग का, अब ये पिट्सबर्ग है। पिट्सबर्ग क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है, स्टील सिटी कहते हैं इसको। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग की स्थानीय सुविधा, पिट्सबर्ग में भी इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कच्चा माल, कोयला पिट्सबर्ग में ही है। पिट्सबर्ग में कोयले के बड़े खदान हैं, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा से मिल जाता है, उनको मिनेसोटा के लौह खदान से मिलता है, जो पिट्सबर्ग से सिर्फ लगभग 1500 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है एक तरह से देखा जाए तो। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच, लेकिन ये दूर तो है, लेकिन इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन, जो जल परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग है, ग्रेट लेक्स जल मार्ग आता है। ठीक है, ये जल मार्ग बहुत ज्यादा यूज होता है सामान को, कच्चे माल को ले जाने और तैयार माल को ले आने के लिए। ठीक है, यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। आपको 1500 किलोमीटर दूर था आपका क्या कहते हैं लौह अयस्क, लेकिन क्या किया, नौ परिवहन से इसको लाया जाता है, तो ये सस्ता पड़ जाता है उनको। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ी से लाया जाता है। अब ग्रेट लेक्स में आ गया, वहां से पिट्सबर्ग में लौह अयस्क रेलगाड़ी से लाया जाता है। ओहायो, मोगेला, एल्गनी नदियों से प्राप्त जल, और जल कहाँ से मिलता है, ओहायो हो गया, मोनोगेला हो गया, एल्गनी हो गया, ये नदियां हैं। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है, बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर कुछ नदी घाटियों और पिट्सबर्ग के नीचे कुछ दूसरी ओहायो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। परिष्कृत इस्पात जो बन गया वो स्थल और जल मार्ग दोनों द्वारा भेजा जाता है बाजार में। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं, जैसे रेल पटरी, भारी मशीन, ये सब कारखाने में जो कि स्टील को इस्तेमाल करते कच्चे माल के रूप में। ठीक है, तो उसके बाद है ग्रेट लेक्स का, यहाँ पे दे दिया है। ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, हॉयरून, ओंटारियो, मिशिगन और एरी हैं। ग्रेट लेक्स में बहुत सारी लेक्स हैं। ठीक है, और लेक्स कौन सी हैं, सुपीरियर लेक्स है, हॉयरून लेक्स है, ओंटारियो लेक्स है, मिशिगन लेक है और एरी लेक है।
ठीक है। ग्रेट लेक्स कई लेक्स मतलब झील, तो ग्रेट लेक्स जो है वो कई झीलों का समूह है, जिसमें सुपीरियर झील, हारून झील, ओंटारियो झील, मिशिगन झील और एरी झील है। इन पांचों झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग क्या है? तो प्रियल जो झील है, इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता ये पूछ सकता है कि ग्रेट लेक्स कहाँ है पहला। अगर बीपीएससी के हिसाब से देखो तो बीपीएससी के हिसाब से बड़ा इजी क्वेश्चन आया, ग्रेट लेक्स क्या है और ग्रेट लेक्स की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है, कहाँ है और उसकी अच्छा, सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है ना, सिर्फ इतना आ सकता है। उसके बाद है आपका सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग जो है कॉटन, कॉटन के कपड़े, कॉटन, कपास, कपास क्या है, इसके लिए कच्चा माल है। धागे के कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है, पहले से कपड़े पहनते आ रहे हैं, धागे की बुनाई प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग प्रयोग जो होता है वस्त्र निर्माण में होता है। इन सब चीजों से वस्त्र निर्माण होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे कि रेशे वस्त्र उद्योग के रेशे जो है वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक भी हो सकते हैं, मानव निर्मित भी हो सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि प्योर कॉटन है कि ये सिंथेटिक है। सिंथेटिक मतलब कि ये मानव निर्मित है। कॉटन, प्योर कॉटन मतलब आपका पूरा प्राकृतिक है जो कॉटन है उसके अंदर, ठीक है। प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? ऊन, सिल्क, कपास, लिनन, जूट, इन सब से मिलते हैं प्राकृतिक। मानव निर्मित कौन से हैं? नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक और रेयॉन। जो आजकल जो टी शर्टें और शर्ट पैंट ये सब बनते हैं ज्यादातर नाइलॉन और पॉलिएस्टर से बनते हैं, ठीक है, नाइलॉन और पॉलिएस्टर से बनते हैं। उसके बाद क्या है, सूती वस्त्र वस्त्र उद्योग को दो भागों में बांट दिया हमने, सॉरी, वस्त्र उद्योग को प्राकृतिक और मानव निर्मित। ये कच्चे माल के ऊपर है, कच्चा माल किस तरह का है। प्राकृतिक में जो कच्चा माल होता है कपास, जूट, सिल्क ये सब होता है, और मानव निर्मित में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक और रेयॉन जैसे शामिल है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है, ठीक है। कहा जाता है कि जो औद्योगिक क्रांति आई थी वो वस्त्र उद्योग से ही आई थी, और खासकर सूती वस्त्र उद्योग से आई थी। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति लिखा भी हुआ है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्त कताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था। जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी उससे पहले तक हाथों से बनाया जाता था सूती वस्त्र को, ठीक है, हथकरघों से। 18वीं सदी के पावर लूम ने जो चीजें डेवलप, 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के आने के कारण क्या थे? टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा कारण था। दूसरा कारण था औपनिवेशिक, औपनिवेशता, औपनिवेश। औपनिवेश मैंने बताया था कि अपने देश के हितों के लिए दूसरे देश में निवेश करना, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी बड़ा कारण था। इस टेक्नोलॉजी के टाइम कौन कौन सी दो मेजर टेक्नोलॉजी आई थी? एक थी पावर लूम, जो हथकरघा था अब उसको मशीनों से चलाने लग गए, और दूसरा था इंजन, भाप वाले इंजन। ये दो मेजर डिस्कवरी थी उस टाइम, टेक्नोलॉजी डिस्कवर की गई थी। इनकी वजह से औद्योगिक क्रांति आई थी। पावर लूम की वजह से ब्रिटेन, पहले ब्रिटेन और बाद में विश्व के अनेक दूसरे भागों में, सबसे पहले ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई थी। ये पूछा गया था क्वेश्चन, यूपीएससी का क्वेश्चन है कि ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में ही क्यों आई थी, ठीक है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आने का कारण था कि जो टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ था वो वहीं हुआ लगभग, उसने उसका फायदा उठाया, प्लस वो औपनिवेशिक था, उस समय सबसे बड़ा औपनिवेशिक देश था वो, ठीक है। तो उसको बाजार भी मिल गया, मतलब जहां बेच सकता है, और कच्चा माल भी मिल जाता था उसको। कच्चा माल कहाँ से? भारत, भारत से क्या मिलता था उसको? कपास, ठीक है। और बाजार जो जो जितने भी उसके उपनिवेश जहां उसने कर रखा था, जितने भी उसके उसके अंदर जितनी कंट्री थी वहां वो बेचता था वो, ठीक है। कच्चा माल सस्ते में लेता था और बाजार तैयार माल बड़ी कीमतों पे देता था वो, ठीक है। तो सबसे पहले जो ब्रिटेन में ही क्या आया? औद्योगिक क्रांति आई। इसके कारण थे उसका औपनिवेशिक, जो औपनिवेशिकता थी उसकी, वो कारण था मेन। फिर दूसरा कारण था टेक्नोलॉजी का कारण हो गया, भाप के इंजन बने, तो सामान को ब्रिटेन से भारत लाना और ले जाना आसान हो गया। क्योंकि पहले क्या थी, वो वाली नाव थी जो हवा से मौसम के हिसाब से चलती थी, हवा के अकॉर्डिंग चलती थी, हवा पे डिपेंड रहती थी, समुद्री हवाओं पे। अब क्या, भाप के इंजन वाले नाव, स्टीम इंजन वाले बन गए,
नाव, तो उसको अपनी ज्यादा स्पीड से ला सकते थे सामान को, ज्यादा स्पीड से ले जा सकते थे सामान को। ठीक है, तो ब्रिटेन में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई। उसके बाद दूसरे भागों में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। आज भारत, चीन, जापान और अमेरिका सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख महत्वपूर्ण उत्पादक है। ठीक है, कॉटन के महत्वपूर्ण उद्योग उत्पादक कौन से हैं? भारत, चीन, जापान और अमेरिका। भारत में अति उत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है, पहले से रही है। ब्रिटेन के यहाँ आने से पहले से हमारे यहाँ सूती वस्त्र के वो बना रहा है। एक चीज, एक बार ये कहा गया था कि हमारे यहाँ का सूती वस्त्र का, अगर सिर्फ सूती वस्त्र का, सूती कपड़े का रुमाल भी अगर यूज किया जाता था ना ब्रिटेन में उस वक्त, तो उस पर फाइन लगता था। रुमाल यूज करने पे फाइन लगता था, क्योंकि यहाँ का भारत का जो मटेरियल, जो कपड़ा था, वहाँ उसकी बहुत डिमांड थी विदेशों में। उस समय आज़ादी से पहले, मतलब गुलामी से पहले अगर देखा जाए, तो 18वीं सदी में भारत के जो कॉटन कपड़े की डिमांड, सूती कपड़े की डिमांड थी, विदेशों में बहुत ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा थे कि वो जो अपना मशीनों से जो कपड़ा बनाते थे, वो लोग खरीदते नहीं थे। वो खरीदते कौन से थे? जो भारत से जो कपड़ा जाता था। तो इन्होंने क्या कर दिया, जो सूती कपड़ा बाहर से आता था उस पर दो चीजें लगा दी। एक तो टैक्स ज्यादा लगा दिया, ठीक है, वन साइडेड टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया। दूसरा, फाइन लगाने लग गए वो भारत का कपड़ा यूज करने पे। जैसे हमारे यहाँ क्या जो कि बोला जाता है ना, क्या कहते हैं, चीनी एप्लीकेशन यूज करना है, चीनी सामान यूज करने पे देशद्रोही का टैग लग जाता है। वही हिसाब किताब उस समय ब्रिटेन और भारत के बीच हो चुका था। ठीक है, एक महिला पे सिर्फ रुमाल रखने पे फाइन लगा देता है, क्योंकि वो भारतीय कपड़े से बना हुआ था। ब्रिटिश, ये देखिए, ये औपनिवेशिकता की एकदम चरम सीमा थी कि रुमाल रखने पे फाइन लगा देना। अपने देश के हितों के लिए दूसरे देशों में व्यापार करना, वन साइडेड व्यापार करना। ठीक है, उनको फायदा कम पहुंचाना, खुद के फायदे के लिए व्यापार करना। तो ब्रिटिश शासन जो है, ब्रिटिश शासन में से पूर्व हाथ के कत्ते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ब्रिटिश शासन से पूर्व ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छीट, कालीकट के कैलिको और बुरहान, ढाका क्योंकि भारत में था पहले, तो यहाँ का मलमल, मसूलीपट्टनम की छीट, कालीकट की कैलिको और बुरहानपुर की, सूरत और वडोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र की गुणवत्ता और डिजाइनों की विश्व जो डिजाइन थे वो गुणवत्ता और डिजाइन के लिए विश्व विख्यात थे। पूरी दुनिया में इनको जाना जाता था, इन सूती कपड़ों को, जो यहाँ से कपड़े जो जाते थे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन जो था वो महंगा था और बनने में समय भी अधिक लगता था। तो जब ब्रिटेन में तीन चीजें आ गई, पहला औपनिवेशिकता थी, दूसरा था उन्होंने फाइन और टैक्स लगाने शुरू किया, तीसरा वहां पे मशीन से उत्पादन करने लगे। तो क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड, हाथ से बनाए वो सामान उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। मशीन से जो बनते थे सामान, वो ज्यादा बनते थे और सस्ते होते थे वो। ठीक है, क्योंकि बल्क में बनाया जाता है, उनको बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है, तो ज्यादा बना सकते थे और सस्ते हो जाते थे वो हाथ से बनाए से। तो इसलिए इनका फिर प्रचलन बढ़ने लग गया धीरे धीरे। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों को प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण, सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकरण औद्योगिक यूनिट में करते थे। एक्चुअली ये गुणवत्ता, अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं होते थे। आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ोगे उसमें आप पढ़ सकते हो कि उसमें इनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती थी। हाँ, सस्ते होते थे और बहुत ज्यादा मात्रा में बनाते थे वो। ठीक है, इसलिए इनकी डिमांड ज्यादा थी, ये ज्यादा बिकने लग गया। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल भारत में कब बनी थी? 1854 में स्थापित की गई थी। ठीक है, 1854 में स्थापित की थी, मुंबई में ही स्थापित हुई। कारण क्या था मुंबई में ही स्थापित करने का? क्योंकि जो कपास होता है, हमने कल कपास की खेती वाले में पढ़ा था, कपास को उगाने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? आर्द्र और गर्म जलवायु। ठीक है, प्लस 200 या 200 से ज्यादा दिन जो होंगे वो पाला रहित होने चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी उस समय। तो ये ज्यादातर कहाँ इस तरह का क्लाइमेट मिलता है हमें? महाराष्ट्र, गुजरात, जो तटीय क्षेत्र है, वेस्टर्न जो साइड है, जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, वहां मिलता है इस तरह का। ठीक है, और तीसरा क्या था, मेन इंपॉर्टेंट क्या था? मिट्टी। मिट्टी जो थी वो काली मृदा थी, काली मृदा। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, तीनों में काली मृदा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक तरह से, जो महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है, दक्कन के पठारों में। दूसरा इंपॉर्टेंट था आर्द्र और गर्म जलवायु, क्योंकि तटीय क्षेत्र है तो ये जलवायु मिल जाती थी, और ये भी मिल जाता जलवायु, पाला रहित जलवायु भी थी, क्योंकि समुद्री इलाका है तो पाला नहीं पड़ता समुद्री इलाकों में।
ठीक है। और फिर उसके बाद क्या था, पतन था, पोर्ट बंदरगाह था ये जहाँ पे, क्योंकि समुद्री तट है तो पतन होगा वहाँ पे मशीन आयात के लिए, और कच्चे माल की उपलब्धता भी हो गई। दक्ष श्रमिक, जो श्रमिक थे वो, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ कपास जब ब्रिटेन आया, ब्रिटेन के शासन से कई 100 साल पहले से कपास के सूती वस्त्र बनाए जा रहे हैं, तो जो श्रमिक थे वो दक्ष थे, पूरा काबिल थे वो लोग। तो यहाँ पे श्रमिक सस्ता और दक्ष मिल गया उनको, तो इसीलिए यहाँ बहुत जल्दी फैला ये व्यापार, मुंबई में बहुत जल्दी ये व्यापार फैला। ठीक है। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में अभी क्या है, आर्द्रता जो कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जाती है, अब क्या है, आर्द्रता को खुले क्षेत्रों में नहीं उगाया जाता, इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उगाया जाता है, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके उगाया जाता है। कितना आर्द्रता चाहिए अंदर, वो फिक्स कर देते हैं कि हाँ अंदर नमी इतनी ही रहेगी उसके अंदर, तो खुले क्षेत्रों की जगह आप कृत्रिम रूप से उगा सकते हैं, तो कपास कहीं भी उगती है। ठीक है। और कच्ची कपास शुद्ध होते, कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है, और कच्ची कपास शुद्ध होती है, एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। इसलिए, और दूसरा कारण क्या है, सॉरी, पहला कारण होगा कि कृत्रिम रूप से उगा सकते हैं आप कपास को। ठीक है ना, एक मिनट रुको, कहाँ चला गया, मैं सोच रहा था ये चैप्टर खत्म हो जाएगा लेकिन तो बढ़ गया। ठीक है। कपास पहले कहाँ था, जहाँ पे कच्चा माल मिल रहा है, प्लस पतन है बाजार लाने, निर्यात और आयात के लिए। ठीक है, ये दोनों चीजें थी मेन, प्लस जलवायु। अब क्या है, जलवायु को कंट्रोल कर लिया गया है, अब कृत्रिम जलवायु बना दी गई है, आर्द्रता को कंट्रोल करके बनाया जाता है। ठीक है ना, प्लस कच्चा माल, क्योंकि एक कपास जो होता है, इसको आप चाहे सूती कच्चा कपास से अगर सूती वस्त्र बनाते हैं, सूती वस्त्र, तो जो वजन होता है वो ज्यादा कम नहीं होता। ठीक है। जैसे आप लो एस से स्टील बनाते हो, तो लो एस का वजन बहुत ज्यादा होता है, उससे जो बनता है स्टील वो बहुत कम वजन का होता है। ठीक है ना, तो इतना ज्यादा वजन को आपको वहां ले जाना पड़ेगा जहाँ पे स्टील उद्योग लगा रहे हो, तो इसीलिए वहीं लगाया जाता है जहाँ पे मिल जाता है कच्चा माल। लेकिन कपास का है, हल्का है, इसको अगर 1 किलो कपास उठा के ले गए दूसरी जगह, तो दूसरी जगह सूती वस्त्र जो बनेगा वो भी लगभग उसी मात्रा में बनेगा। ठीक है। तो कच्ची कपास शुद्ध होती है, और वस्त्र उत्पादन की प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। अगर 1 किलो कपास यहाँ से ले गए हैं, तो यहाँ भी लगभग 1 किलो के बराबर ही सामान बनेगा। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ स्टील के मामले में क्या था, कोयला अगर 100 किलो है, तो स्टील बनता था अराउंड, मान लीजिए आपको 20 किलो। ठीक है। तो फायदा नहीं होता था इसको दूसरी जगह ले जाके इंडस्ट्री बनाने में। जैसे आपने इंडस्ट्री लगा, आपका कोई लोहा मिल रहा है आपको झारखंड में, आप स्टील लगाना चाहते हो फरीदाबाद में, हरियाणा में, तो आपको इतना ज्यादा मात्रा में लोहा इसको ले जाना पड़ेगा, और जो आउटपुट निकलेगा वो बहुत कम निकलेगा, तो इसलिए ये फायदेमंद सौदा नहीं होता था। लेकिन कपास के जो वस्त्र के मामले में इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, 1 किलो यहाँ से ले जाओगे तो दूसरी जगह भी 1 किलो ही सामान निकलेगा। ठीक है। इसलिए ये उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। अब कहाँ है, कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, लुधियाना बड़ी इंडस्ट्री बन रही है कपास की, सूती वस्त्र की, पुडुचेरी, पानीपत, पानीपत देखिए, पानीपत में कोई कच्चा माल नहीं है। ठीक है। पानीपत में कच्चा माल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे सरकारी नीतियां जो है, लुधियाना और पानीपत में कोई कच्चा माल नहीं है, ना ही ये दोनों कंट्री लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई। पुडुचेरी अगर मान लिया जाए तो समुद्री तट पे है, कोलकाता समुद्री तट पे है, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर सब समुद्री तट पे है, लेकिन कानपुर, पानीपत और लुधियाना, खासकर लुधियाना और पानीपत, ये चारों तरफ से घिरी हुई, हरियाणा के अंदर, हरियाणा पंजाब के अंदर है, तो इसलिए ये समुद्री तट पे नहीं है। लेकिन यहाँ दूसरी क्या चीजें हैं, सरकारी नीतियां जो है, विद्युत और ये सब चीजें सस्ती दी गई, तो यहाँ पे उद्योग पनपने लग गया। उसके बाद है अहमदाबाद सूती मिल। अहमदाबाद गुजरात के साबरमती तट के निकट स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई। सबसे पहले कहाँ हुई थी, मुंबई में। ठीक है, सबसे पहले मुंबई में कब हुई थी, 1854 में हुई थी आई थिंक। कहाँ था लिखा हुआ, 1854 में। ठीक है, उन्हीं सबसे पहले मुंबई में 1854 में हुई थी, मुंबई। ठीक है, 1859 में पहली कहाँ, फिर दूसरी कहाँ हुई, गुजरात में, अहमदाबाद में।
ठीक है, अहमदाबाद में साबर नदी के किनारे। यहाँ यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्राय भारत का मानचेस्टर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। मानचेस्टर मतलब, मानचेस्टर एक जगह का नाम है ब्रिटेन में। मानचेस्टर ब्रिटेन में एक जगह का नाम है जहाँ पे कपड़ा मिल बहुत ज्यादा है। ठीक है, कपड़ा मिल बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति कारक जो थी अहमदाबाद में इसके विकास में सहायक रही। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों के बहुत निकट था। अहमदाबाद के आसपास जो कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र थे, कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श थी। ठीक है, कताई और बुनाई के लिए जलवायु आदर्श होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सूखा नहीं पड़ना, मतलब पाला नहीं पड़ना चाहिए। सपाट भूभाग था, भूमि की आसानी से उपलब्धता थी, उससे मिलों की स्थापना में सहायता मिली। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते थे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सदियों से इस तरह के लोग रहते थे, कुशल लोग रहते थे, तो उनको आराम से वहां लेबर मिल गया उस तरह का। सुविकसित सड़कें और रेल मार्ग का जाल जो वहां पे सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नजदीक में मुंबई पतन है, इससे क्या होता है, मशीनों जो बाहरी मशीनें होती है उसका आयात और सूती वस्त्र का निर्यात में सुविधा मिल जाती है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों में कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल जो है बंद हो चुके हैं। देश के नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं और बाकी जगहों पे ज्यादा बड़ी बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है। उसके बाद है ओसाका। ओसाका कहाँ है? जापान में। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। इसको जापान का मानचेस्टर कहते हैं। भारत का मानचेस्टर क्या है? अहमदाबाद। जापान का मानचेस्टर हो ओसाका, इसके नाम से जानता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग के विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से मिल जाती भूमि। उष्ण आर्द्र जलवायु, वहाँ की जलवायु जो है, क्योंकि ओसाका जापान में पूरी जगह यही जलवायु है कि जापान जो है छोटा सा एकदम लंबा सा देश है, इसके दोनों तरफ समुद्र है, तो समुद्री जलवायु से मिल जाता है इसको कोष्ण आर्द्र जलवायु, क्योंकि समुद्र की स्थिति के कारण दोनों साइड इस साइड समुद्र है, इस साइड महासागर है, तो इस कारण यहाँ की जलवायु जो है वो कोष्ण आर्द्र रहती है। जापान की लोकेशन आप देखें तो आपको शीतोष्ण में है, जापान की लोकेशन के हिसाब से शीतोष्ण में है, लेकिन यहाँ की जलवायु कोष्ण आर्द्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड समुद्र है, तो यहाँ की जलवायु ज्यादा ठंडी नहीं रहती, आर्द्रता बनी रहती है। योडो नदी, वहाँ की एक नदी है योडो नदी, तो इस नदी का नाम याद कर लेना। देखो एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा उठाना तो यही है कि आपको धीरे धीरे जितनी भी चीजें धीरे धीरे आती जाए उसको धीरे धीरे याद करते जाओ। आप अगर इकट्ठे सारी नदियों के नाम याद करने लग जाओगे ना विश्व की, तो याद नहीं होगा, तो जब आ रही है तो याद कर लो। योडो नदी कहाँ है? जापान में। ये कभी नहीं पूछा गया योडो नदी के बारे में, लेकिन क्योंकि एक नदी है तो याद कर लो इसको माइंड में। योडो नदी जापान में है, यहाँ से पर्याप्त जल मिल जाता है, श्रमिक आसानी से उपलब्ध होते हैं। पतन की अवस्थिति, क्योंकि ये पूरे यहाँ का जो समुद्र में है तो पतन तो एकदम पास में रहेगा। पतन की उपस्थिति कच्चे माल कपास को आयात करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे कच्चे कपास का खेती कम होती है, आयात ज्यादा होता है। ठीक है, जापान में कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसका कच्चा माल जापान में नहीं पैदा होता, ठीक है, क्योंकि वहाँ जापान में भूमि की कमी है, खेती करने के लिए भूमि की कमी है, इसलिए कच्चा माल वहाँ उगाने के बजाय वो दूसरे देशों से कच्चा माल आयात करते हैं। ठीक है, पतन की, जैसे हमारे यहाँ से कोयला भी जापान में निर्यात किया जाता है, भारत से जापान में। ठीक है, कपास भी भारत से जापान में निर्यात किया जाता है। तो ये जापान जो है पतन की अवस्थिति के कारण कच्चे माल का आयात और वस्त्रों का निर्यात की सुविधा उपलब्ध है। भारत में क्या है, आयात क्या किस चीज का चाहिए था? मशीनों का। अब मशीनों का आयात कहाँ से होता है? लगभग जापान, कोरिया, चाइना, ब्रिटेन, जर्मनी, यहाँ से होता है। लेकिन जापान क्या है, वो मशीनें तो वहाँ उनकी है ही, उनको कच्चा माल चाहिए तो वो उसका आयात कर लेते हैं। ठीक है, ओसाका में वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। वहाँ पे कोई कपास का उत्पादन नहीं होता, सिर्फ कच्चा माल कहाँ से आता है? मिस्र, भारत, चीन और अमेरिका से आता है, यूएसए अमेरिका से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद जो होता है वो निर्यात करते हैं वो लोग। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से इसका अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल में ही ओसाका के सूती वस्त्र का स्थान अन्य उद्योगों ने ले लिया, जैसे कि लौह इस्पात, मशीनरी, जहाज रानी, मोबाइल, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण, ये सब लेते जा रहे हैं।
ठीक है, ये खत्म हो गया आपका चैप्टर। सही उत्तर बताइए। फोर्ट गेलेस्टर, ये तो पढ़ा ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? ठीक है, ये उससे पढ़ लेना है, शायद कैलिफोर्निया में है फोर्ट गेलेस्टर। निम्न में से कौन सा, पढ़ लेना एक बार ध्यान से गूगल पे, मेरे को कंफर्म नहीं है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, ये पढ़ा है हमने ऊपर, प्राकृतिक रेशा कौन सा है? इन तीनों में से प्राकृतिक कौन सा? हमने पढ़ा था जो वस्त्र होते हैं, जो कच्चा माल तीन तरह का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में कौन से थे? जूट। जूट प्राकृतिक रेशा है, ठीक है। तो जो है ये दोनों मानव निर्मित है, उसके बाद और कुछ नहीं है। ठीक है, 7 बज गए, टाइम हो गया, मुझे लगा था खत्म हो जाएगा आज दोनों चैप्टर।